Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss MCQ based previous year question paper for BSc first year students पार्ट थर्ड। ये हमारी थर्ड वीडियो है। अभी तक हम 24 क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम 41 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट ही लास्ट वाले क्वेश्चन से करेंगे। यहीं पे मैंने हेडिंग भी डाला है MCQ बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड। तो मैं आपको नीचे वाले एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा और इसे इरेज करता रहूँगा ताकि बाकी आपको जो ऊपर जो खिचड़ी सी दिख रही है वो क्लियरली आपको समझ में आने पाए। पॉज करके स्क्रीनशॉट करते रहना है या साथ ही साथ हाथों हाथ कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाओ और स्टार्ट कर लो। तो आओ सीखें। तो 41 नंबर के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आओ सीखें। डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। डेंसिटी जो होती है किसी क्रिस्टल की वो अनचेंज रहती है। ऐसा कहाँ पे होता है? वैकेंसी डिफेक्ट में चीज़ें छोड़ क्रिस्टल से एटम साइंस मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को छोड़ के चले जाते हैं, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। लाइन इम्पैक्ट इम्परफेक्शन में, लाइन डिफेक्ट में जो होता है वहाँ पर भी आपके उस पर इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी पर। शॉर्ट की में भी चीज़ें छोड़ के चली जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो होता है, दोनों के लिए ऑप्शन, दोनों क्वेश्चन के लिए यही ऑप्शंस है। फ्रैंकल डिफेक्ट में चीज़ें इंटरस्टिशियल साइड में फंस जाती है और देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी सेम रहती है या अनचेंज रहती है फ्रैंकल डिफेक्ट में। 40 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी आपका वही वाला एग्जाम, मतलब ऑप्शंस वही हैं, 4 ऑप्शन। व्हेन अ पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन अ क्रिस्टल इट इज़ कॉल्ड। जब किसी भी क्रिस्टल से सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ करके चले जाते हैं तो कौन सा डिफेक्ट होता है? यहाँ पे बोला है उसने पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। पेयर मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ करके चले जाते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। वैसे उसे वैकेंसी भी कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आप इसे शॉर्ट की डिफेक्ट कह सकते हैं। बात आती है हाउ मैनी रेडियल नोड्स डज अ 4s ऑर्बिटल पजेस। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को रेडियल नोड पूछा है इसने 4s ऑर्बिटल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड का। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L, और रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। तो 4s ऑर्बिटल के लिए आपको वो किसी के लिए भी पूछ सकता है, 4s 2p 3d 4f 5f किसी के लिए भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो ये होता है, ये नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये होता है s, तो l की वैल्यू अगर 0 1 2 3 होती है तो इसका मतलब s ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन, 1 होगी तो p ऑर्बिटल में होगा, 2 होगी तो d में, और 3 होगी तो f ऑर्बिटल में। तो अगर उसने एंगुलर नोड पूछा होता तो l की वैल्यू, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो एंगुलर नोड 0 हो जाता, लेकिन उसका क्वेश्चन था रेडियल नोड बताओ। तो रेडियल नोड बताने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 4 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इन 3 क्वेश्चंस का, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, होप आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। द टोटल प्रोबेबिलिटी है ये, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग पार्टिकल की कैसी होनी चाहिए 3D स्पेस में? किसी भी पार्टिकल के 3D स्पेस में पाए जाने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 0, यूनिटी, इन्फिनिटी और डबल। तो यूनिटी विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल प्रोबेबिलिटी 100% ही किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हो सकती है पूरे स्पेस में पाए जाने की। द करेक्ट आंसर विल बी यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल हैव। 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम स्पिन के कभी नहीं हो सकते। एक ही डब्बे में 2 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ये तो गलत पॉइंट है। डिफरेंट स्पिन डिफरेंट हो सकते हैं। अपोजिट स्पिन, तो एक ही ऑर्बिटल में जो स्पिन होते हैं वो अपोजिट स्पिन होते हैं, तो अपोजिट स्पिन विल बी द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव सजेस्टेड बाय, कि जो मैटर या पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर शो करते हैं, ऐसा किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने, डी ब्रॉगली ने, श्रोडिंगर ने, लाप्लास ने। वैसे तो श्रोडिंगर भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये भी वेव नेचर या वेव बिहेवियर को समझाता है किसी पार्टिकल के, बट डी ब्रॉगली ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन
को ही बेस माना जाता है वेव फंक्शन बताने के लिए, तो डी ब्रॉगली विल बी द करेक्ट आंसर। बोर एटमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन, बोर एटमिक मॉडल जो होता है, बोर का एटमिक मॉडल डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर ने एटमिक मॉडल रिप्रेजेंट किए हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये पार्ट है। और इसमें आपके पास जो चौथी थ्योरी जो बोर एटमिक थ्योरी है वो किसके वो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक थ्योरी पर, क्लासिकल थ्योरी पर, प्लांक थ्योरी पर, या बोथ बी एंड सी। तो क्लासिकल थ्योरी पे भी वो बेस्ड है, प्लांक की क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी पे भी बेस्ड है। करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। क्लासिकल थ्योरी पे भी डिपेंड करती है बोर एटमिक थ्योरी, प्लांक थ्योरी पे भी डिपेंड करती है, बेस्ड है। तो आपके लिए करेक्ट आंसर विल बी द बी एंड सी। What is the trend of ionization energy? आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो। वैसे ये सारे पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में वीडियो बन चुकी है, तो इसको हम समझते हैं। किसी भी एक गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। देखो ये सबसे आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत से जुड़ा है। तो अगर आपके पास ये बहुत टाइटली जुड़ा होगा तो इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि आईपी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये मजबूती से जुड़ा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अगर वीक जुड़ा होगा तो हल्की सी एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसे फर्स्ट आईपी कहते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे सेकेंड आईपी। एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे थर्ड आईपी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे फर्स्ट आईपी कह रहे हैं। तो अब आपके पास अगर छोटा सा साइज़ है और एक बड़ा सा साइज़ है, तो आपके पास यहाँ पे साइज़ छोटा है तो यहाँ पे से और यहाँ पे से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान, हल्का सा फूंक भी मार देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, यानी कि कम एनर्जी देने पर भी। तो वो ट्रेंड पूछ रहा है। और यहाँ पे छोटा सा साइज़ है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास में है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फूंक खत्म हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इसके लिए एक ऑर्बिट बनती है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, 5, 6, 7। तो ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बढ़ता है, हल्की सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर। तो उसने बोला ट्रेंड बताओ कैसा होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, आईपी डिक्रीज करती है। आईपी क्या करती है? डिक्रीज। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है और आईपी की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये खेल है कि ट्रेंड बताना था। तो ऊपर से नीचे आने पर आईपी डिक्रीज करती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करती है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर मैं इस क्वेश्चन 32 नंबर से जा रहा हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल आप इन सब का। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल के बेसिस पर, पॉलिंग की स्केल के बेसिस पर समझाई जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपके पास मेनली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं वो फोन माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। इसकी वैल्यू 4, इसकी 3.5, इसकी 3 होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो आती है वो फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन इज़ द महाबदतमीज एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इससे बस इलेक्ट्रॉन को छीनना आता है, देना नहीं आता। तो इसकी मम्मी ने इसे शेयरिंग वेयरिंग नहीं सिखाया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव महाबदतमीज एलिमेंट ये है। विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन एटम, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते हैं। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract the shared paired electron towards its side, due to which it gets partially negative charge and hydrogen get partially positive charge. These oppositively charged particle attracts with the other molecules and form a special type of physical force called hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। यहाँ कहीं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है डायरेक्टली। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। मैंने एक एग्जांपल से आपको दिखा भी दिया। फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। विच इज़
विच पेयर इज इनकरेक्ट, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, एमओटी डायग्राम से बनाता हूँ सभी के लिए, तब समझाता हूँ। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज 29 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 30 को अभी रोका हुआ है, भी बताऊंगा लास्ट में। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, कोई जरूरी नहीं है कि वो पी का ही पूछे। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, डमरू के शेप का। डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है, दो डमरू के आकार का, ये क्वेश्चन कई बार पूछे आते हैं। और एफ ऑर्बिटल का शेप वैसे तो बोला जाता है अनडिफाइंड शेप, शेप एज अ रोजेट फ्लावर या रोज़ फ्लावर की तरह शेप माना जाता है, या इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। वैसे अब तो इसकी स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देते हैं, कई टाइप के बनाए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके, ये एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स टू वाई जेड, ऐसे करके बनाया जाता है। एक ऐसे भी बनाया जाता है एफ एक्स वाई जेड, और ऐसे ही एफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, एफ वाई स्क्वायर जेड एक्स, एफ जेड स्क्वायर एक्स वाई, इस तरीके से भी बना देते हैं। तो उसने खैर पी ऑर्बिटल का शेप पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज डम्बेल। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से होता है? इसे पहले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना अपने समझने के लिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटेलिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटेलिक बॉन्डिंग में किसकी वजह से होती है? आयनिक कैरेक्टर की वजह से, सॉरी, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, लैटिस की वजह से, डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। तो यहाँ पर लैटिस भी एक पॉइंट होता है मेटेलिक में, लेकिन मेटेलिक में लैटिस की वजह से करंट फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो डिलोक्लाइज्ड करते हैं, डिलोक्लाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होती है। डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन विल बी द करेक्ट आंसर। पोलराइजेशन इंट्रोड्यूसेस, फजान नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता। Na पॉजिटिव है ये, और ये Cl निगेटिव है, ये आपस में जुड़ते हैं तो ये करीब आते हैं और अपने साइज में डिस्टॉर्शन करते हैं, और डिस्टॉर्शन करके लास्ट एट द एंड ये सिग्मा बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बन जाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ मात्रा में कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है, ये ऐसा फजान ने बताया था। तो पोलराइजेशन का मतलब डिस्टॉर्शन होता है, कॉम्प्लेक्सिसिटी की वजह से ऐसा होता है, आयनिक कैरेक्टर को समझाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर को समझाता है, या न्यूट्रलाइजेशन। तो कोई भी आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी समझाया जाता है। तो पोलराइजेशन इंट्रोड्यूसेस डैश इन अ मॉलिक्यूल, आयनिक कैरेक्टर को बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों ही बताता है वैसे तो ये, बट मेनली जो इसका फोकस होता है सबसे पहले ये आयनिक कैरेक्टर वालों को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो फुलरीन इज एन फुलरीन इज एनी मॉलिक्यूल, फुलरीन एक ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो कंपोज्ड हुआ होता है, जो बना होता है कार्बन से, नॉट इन द फॉर्म ऑफ होलो, किस होलो रूप में नहीं रहता है। होलो स्फेयर रूप में फुलरीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, होलो ट्यूब के रूप में होते हैं, होलो इलिप्सॉइड के रूप में होते हैं, होलो क्यूबॉइड के रूप में नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज क्यूबॉइड। होलो क्यूब के फॉर्मेट में, क्यूबॉइड के रूप में आपके जो फुलरीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन n=3, कौन सा वाला एलिमेंट है जिसका वैलेंस शेल n=3 वाला है? तो बेरिलियम का खोल के दिखाएं हम आपको, तो एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2। बोरोन को ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का देखें तो 1s2 2s2 2p4 8 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 12 3p2। आपने देखा होगा तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? n=3 में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3 वाले ऑर्बिट में जा रहा है। नेक्स्ट अगर नियॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 और 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन है जो सेकंड ऑर्बिट में ही है, ये भी सेकंड ऑर्बिट वाला है, ये भी सेकंड और ये भी सेकंड वाला। तो सिलिकॉन वाला कौन से वाले में जा रहा है? n=3 लेवल पे जाता है, तो n=3 लेवल पे जाता है, थर्ड शेल पे जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सिलिकॉन। सॉरी, आई एम सो सॉरी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। सिलिकॉन ही एटम है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड वाले शेल में जा रहा है। आपको पूछा जाता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है, यहाँ पे एस में जा रहा है, ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, ये भी पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया वो मैटर नहीं कर रहा। n=3 वाले शेल्स में गया है, तो n=3 शेल में जाता है तो वो केवल
सिलिकॉन एटम ही है जिसके लिए वैलेंस शेल n=3 लेवल है। अभी हम बात करते हैं MOT लेवल वालों पे और उसकी कहानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये MOT डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर क्या कैलकुलेशन होता था इसे समझते हैं। NO का MO डायग्राम बना रहे हैं। NO का बनाने के लिए हम दो एटमिक ऑर्बिटल के लिए सबसे पहले दो पैरेलल लाइन खींचते हैं और एटमिक ऑर्बिटल आपस में मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये इसकी कहानी होती थी। यहाँ पे एटम के ऑर्बिटल दिखाएंगे तो 1s2 2s2 और आपका 2p3 नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए देखें तो 1s2 2s2 2p4। पहले वाला तो भरा हुआ ही है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाले ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं तो सेकंड 2s का बना लेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल नीचे बनाएंगे। तो ये बनता है बॉन्डिंग सिग्मा 2s और ये बनता है आपका सिग्मा स्टार 2s। p ऑर्बिटल p और ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन वाले का है तो 3 और 3 6 ऑर्बिटल बना रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो n और o आपस में मिल करके NO का MO डायग्राम बना रहे हैं। तो 15 हैं तो 15 के लिए अगर 14 से ज़्यादा हो जाते हैं तो एक ऑर्बिटल नीचे बनाया जाता है और 2 ऑर्बिटल ऊपर बनाए जाते हैं। और 2 ऑर्बिटल नीचे और 1 ऑर्बिटल ऊपर, इसका नाम होता है सिग्मा 2pz। इसका नाम पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसके भरेंगे 3 और 4, कैसे भरते हैं 7 लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। नीचे वाले जो बिना स्टार के बनाए गए हैं इन्हें बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। ऊपर वाले जो स्टार लगा के बना रहा था मैं, इन्हें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 अपॉन 2 5 अपॉन 2 5 अपॉन 2 का मतलब 2.5। तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर बोला था तो ये सही ऑप्शन है। उसने बोला था कौन सा इनकरेक्ट है, ये तो सही वाला है। HF का बनाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आता है। NO प्लस के लिए बनाएंगे तो NO का MO डायग्राम बनाएं। NO प्लस कब आएगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दे देगा तो ये हट जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में फिर अब सिर्फ 2 ही रह जाएंगे तो 8 - 2 6 अपॉन 2 आएगा जो कि आंसर देगा 3। तो ये भी सही ऑप्शन है। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 कैलकुलेट होकर के आता है, जबकि इसने आंसर 2.5 दे रखा है। तो करेक्ट आंसर इज 2 मतलब आंसर करेक्ट ये है, बाकी क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट वाला ही ये सही है। तो आंसर इज 2.5। तो मैं यहाँ पे आपको 41 नंबर के 41 क्वेश्चन पे बात कर चुका हूँ अभी 25 से, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 50 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। चारों पार्ट की वीडियोस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे खून और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहें। BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशली कह रहे हैं, वैसे तो ये और जगह भी काम करते हैं। ये सारे टॉपिक्स इनऑर्गेनिक के MCQs क्वेश्चन है। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अपने एग्ज़ाम्स को करें। तब तक के लिए फ़िलहाल जी लो, कल नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।